ऑब्जेक्शन जो होता है ये जब अकाउंट्स ऑफिस ऑफिस होता है उसके ऊपर भी एक ऑडिट ऑफिसर बैठाया हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, आप लोगों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी बात है कि अकाउंट्स ऑफिस जब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, देन व्हाई देयर इज ए नीड फॉर अदर ऑडिट ऑफिसर ओवर एंड अबव द अकाउंट्स, है ना? तो ये इसके लिए होता है कि जो अकाउंट्स ऑफिस जो है वो रेल प्रशासन की ओर से काम करता है फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब एडवाइज करता है और चीफ अकाउंट ऑफिसर यानी अकाउंटल करता है। लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्शन जो होता है या ऑडिट डिपार्टमेंट जो ऑडिट ऑब्जेक्शन निकालता है वो क्यों है? ये एक हमारा क्वेश्चन बनता है, हर आदमी के जहन में होगा ये। जब अकाउंट्स ऑफिस है तो ऑडिट ऑफिस का के लिए जरूरत है? अकाउंट्स पूरी पूरी फुल्ली चेक करता है ना? इंटरनल चेक करता है, उसके बाद में बिल पास करता है, जो भी करता है वो अकाउंट सारा काम करता है। फिर ऑडिट की क्या जरूरत है? तो ऑडिट इसलिए जरूरी है कि ऑडिट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, C&AG, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंटली उस अकाउंट का अकाउंटल का पूरा चेक करेगी और उसके बाद में जो है वो अकाउंट जो है रेलवे का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे आपका मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन हो, या हेल्थ मिनिस्ट्री हो, या एजुकेशन हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, ये सारे मिनिस्ट्री का वो चेक करता है और उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के थ्रू पार्लियामेंट तक पहुंचती है कि हमारे को जो पैसा मिला वो पैसा उसी कार्य के लिए खर्च किया या नहीं किया, जो कार्य के लिए पैसा दिया। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर कोटा स्टोन बिछाना है ना, अहमदाबाद डिवीजन में। लेकिन अहमदाबाद डिवीजन में एक नंबर पे कोटा स्टोन की जगह तो उसने जो है अपना चैम्बर बनवा लिया या ऑफिस बनवा लिया। ऐसा नहीं होता है। जिस कार्य के लिए जो पैसा दिया है वो उसी कार्य के लिए खर्च करे। ये एक संस्था जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट कहलाता है, जो C&AG के अंडर में इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट राष्ट्रपति को पावर के अधीन, राष्ट्रपति के पावर के अधीन जो है वो कार्य करती है। ये संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 143 से 100 कुछ है, 150 के आसपास, उसके अंदर ये उसको शक्तियां दे रखी है ऑडिट डिपार्टमेंट को। लेकिन फिर भी ऑडिट जो है वो चेक क्यों करता है? दूसरा क्वेश्चन आता है कि चेक क्यों करता है? जब अकाउंट में सारा चेक कर लिया उसके बाद में भी ऑडिट क्यों चेक करता है? हमारे को मान लीजिए 100 रुपए मिले खर्च करने के लिए, कोई कार्य के लिए, या टोटल ग्रांट मिली हमारे को, वो 100 रुपए की जगह 125 खर्च हो गए या 150 खर्च हो गए या 200 खर्च हो गए। एक तो वो चीज देखती है अर्थमेटिकली, यानी जो कार्य के लिए जितना पैसा दिया है उतना ही पैसा खर्च किया या नहीं किया, उससे ज्यादा तो नहीं किया। रेवेन्यू, दो तरह की डिमांड्स होती है हमारे रेलवे में, एक होती है रेवेन्यू डिमांड्स और एक होती है कैपिटल डिमांड्स। रेवेन्यू डिमांड्स जो है वो जनरल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज कहलाती है, जिसके अधीन सारे सामान्य संचालन व्यय के बुक होते हैं। जैसे आप लोगों की सैलरी, हमारी सैलरी, ये सारे जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू में जाता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक ह्यूज वॉल्यूम में होता है और ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कोटा स्टोन बिछाना या रेलवे क्वार्टर बनाना या कोई एस्टेब्लिश करना, वर्कशॉप एस्टेब्लिश करना, है ना, वो नया वर्कशॉप बनाना, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, या मशीन खरीदना, है ना, ये आपका सिग्नल के अंदर जैसे आपका कोई मतलब जो है बड़ी मशीन खरीदना सिग्नल के रिलेटेड, ठीक है। ये इस टाइप की जो मशीनें अगर खरीदते हैं तो M&P और ये सारे प्लान हेड होते हैं। ये प्लान हेड के अंदर जो खर्चे करते हैं वो सारे के सारे जो है वो कैपिटल को चार्ज होते हैं। ये सारे खर्चे जब बुक हो जाते हैं तो उसके बाद में ये चेक करते हैं कि ये खर्चा उसी कार्य को बुक हुआ है या नहीं हुआ, जिस कार्य के लिए पैसा दिया था, और उससे ज्यादा तो नहीं हुआ। रेवेन्यू में 50 लाख और 5% तक अलाउड है, ओवर एंड अबव द ग्रांट। और कैपिटल में 1 करोड़ या 10% तक अलाउड है। उसके ऊपर अगर गया तो उसमें ऑडिट जो डिपार्टमेंट है वो एनेक्सर बनाते हैं। तो पहला एनेक्सर जो आता है ऑडिट डिपार्टमेंट का, वो इम्पोर्टेंट जो है वो चीज मैं बता रहा हूँ कि पहला जो एनेक्सर जो बनता है वो होता है
कि जिस कार्य के लिए खर्चा किया उसी कार्य के लिए बुक हुआ कि नहीं, है ना। अंडर चार्जेज, ओवर चार्जेज डिटेक्टेड बाय अकाउंट्स और ऑडिट, ये एक और होता है। दूसरा, डिफेक्ट इन बजटिंग, बजट में तो कहीं डिफेक्ट नहीं किया आपने, 100 रुपए चाहिए थे और आपने 300 रुपए मांग लिए, तो किसी और के लिए पैसा अवेलेबल ही नहीं रहेगा। इसलिए जितना पैसा आपको थाली में जितना खाने की जरूरत है उतना ही पैसा मांगना है आपको साल भर के अंदर, जिसमें 3-4 स्टेजेज होती है बजट की। उस स्टेजेज के अंदर जिसमें होता है हमारा रिवाइज एस्टीमेट, उसके रिवाइज एस्टीमेट के साथ में अगले साल का बजट एस्टीमेट जाता है नेक्स्ट ईयर का। दूसरे होता है फाइनल एस्टीमेट, या और तीसरा होता है फाइनल मॉडिफिकेशन। ये फाइनल एस्टीमेट और फाइनल मॉडिफिकेशन जो है फरवरी मार्च में होता है, और रिवाइज एस्टीमेट जो है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। इसमें 7 महीने का एक्चुअल और 5 महीने पाँच महीने का एक्चुअल और 7 महीने का अप्रोक्सीमेट रिवाइज में होता है। इसके साथ अगले साल का बजट एस्टीमेट जाता है, जिससे बजट ग्रांट मिलती है नेक्स्ट ईयर की। और फाइनल एस्टीमेट जो है वो फाइनल एकदम, कि आपको पैसा कितना चाहिए। इस चीज को देखने के लिए, जैसे हमारे फादर से हम पैसे लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपए लिए, 200 रुपए लिए हमने खर्च के लिए, और हम उसका हिसाब फादर को देते हैं कि नहीं देते हैं। इन द सेम मैनर ऑडिट डिपार्टमेंट विल नो द एक्सपेंडिचर बुक्ड अगेंस्ट द ग्रांट थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विनियोग लेखा जिसे बोलते हैं हिंदी में। विनियोग लेखों के माध्यम से वो ऑडिट जो है वो चेक करता है कि जिस कार्य के जिस ग्रांट में पैसा मिला उस ग्रांट से अधिक तो नहीं है, या कहीं जिस ग्रांट में दिया उसके अगेंस्ट में दूसरी ग्रांट में तो बुक नहीं किया कर दिया एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर बुक्ड मिस क्लासिफिकेशन, अंडर मिस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी एलोकेशन। तो एलोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी प्रपोजल या कोई भी बिल या कोई भी एस्टीमेट जो बनता है वो एलोकेशन के बिना अधूरा है। किस एलोकेशन के अंदर खर्चा बुक होगा, उस एलोकेशन के अंदर बुक नहीं हुआ तो मिस क्लासिफिकेशन का एक एनेक्सर बना देती है, और ये एनेक्सर जो है वो पार्लियामेंट तक जाता है थ्रू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देन पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, और ये वहाँ क्रिटिकली वो रिव्यू करती है, देन पार्लियामेंट को पुटअप होता है। जब पार्लियामेंट तक बात जाती है तो वो इस चीज पे गंभीरता से लेते हैं, और इसको जो है नोट ऑफ एक्शन के थ्रू पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है रेल प्रशासन को वापस फीडबैक देता है कि ये अगले साल ये ध्यान रखें या इसको जो है रेक्टिफाई करें, जैसा भी जो भी सिचुएशन है। अभी बात आती है ऑडिट ऑब्जेक्ट, ऑडिट डिपार्टमेंट क्या कार्य करता है, द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ऑडिट डिपार्टमेंट का पहला फंक्शन है कि सबसे पहले वो चेक करेगा अकाउंट्स की, जिसे बोलते हैं टेस्ट ऑडिट नोट, टेस्ट TAN, टेस्ट ऑडिट नोट। ये होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 जो है कम गंभीर मामले होते हैं, और पार्ट 1 जो है थोड़ा सा गंभीर मामला हो जाता है, पहली चीज है। दूसरा, ये इंस्पेक्शन करते हैं रेलवे स्टेशनों के या ऑफिसों के, एग्जीक्यूटिव ऑफिसों के, सिग्नल ऑफिस है जैसे आपके वहाँ पे उसने इंस्पेक्शन किया, वहाँ की कोई फाइल निकाली देखी, ये चेक करते हैं। उसके बाद में वो जो है उसकी बनाते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्योंकि उसने इंस्पेक्शन किया इसलिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अकाउंट्स के लिए टेस्ट ऑडिट नोट है और एग्जीक्यूटिव के लिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में होती है। पार्ट 1 जो है वो गंभीर मामले में होती है, और पार्ट 2 जो है वो कम गंभीर मामलों में होती है। अगर मान लीजिए पार्ट 2 का रिप्लाई अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑडिट डिपार्टमेंट उसको पार्ट 1 में कन्वर्ट कर देता है कि ये ज्यादा गंभीरता है इसके अंदर। जैसे ही रेल प्रशासन ने जवाब दिया उसके बाद में ऑडिट डिपार्टमेंट उसको चेक करके और उसको पार्ट 1 में कन्वर्ट कर सकता है, और करता है जनरली अगर गंभीर मामले हैं तो। तीसरी होती है आपका ड्राफ्ट पैरा। ये ड्राफ्ट पैरा क्या चीज है? ये ड्राफ्ट पैरा जो है वो और ज्यादा गंभीर अनियमितता है। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। बाकी लोग अनम्यूट कर देना इसको, म्यूट कर देना, अनम्यूट है तो ड्राफ्ट पैरा जो होता है वो रेल प्रशासन को इश्यू करता है। ये आता है अपना चर्चगेट हेडक्वार्टर से इश्यू होता है ऑडिट डिपार्टमेंट से, और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट PDA बोलते हैं, वहां से इश्यू होता है ड्राफ्ट पैरा। ये ड्राफ्ट पैरा 3 कॉपियों में बनता है, और एक कॉपी जो है वो
कंसर्न डिपार्टमेंट को जाती है, एक कॉपी जीएम को जाती है, एक कॉपी जो है वहाँ पे एफएनसीओ को जाती है हेडक्वार्टर में, और एक उसकी ओसी होती है। टोटल 4 कॉपी होती है, 3 तो बांट दी और एक उनकी ओसी होती है। जब तक कि इसका रिप्लाई देते हैं, तो इसका रिप्लाई देने के लिए एक चीज विशेष ध्यान दी जानी चाहिए कि ये रिप्लाई जो है वो सटीक होना चाहिए, कि जो ऑडिट ने डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लिया है उसका जवाब जो है वो रेल प्रशासन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट दोनों मिलकर के उसको ऑडिट डिपार्टमेंट को भेजते हैं। अगर ऑडिट सेटिस्फाई हो जाती है तो ड्राफ्ट पैरा को ड्रॉप कर दिया जाता है। अदरवाइज इस ड्राफ्ट पैरा को हेडक्वार्टर लेवल से ऊपर यानी रेलवे बोर्ड लेवल पर ये पुटअप हो जाता है, जिसे बोलते हैं ऑडिट पैरा। इससे पहले, इस ड्राफ्ट पैरा और ऑडिट पैरा से पहले एक और चीज और होती है। जैसे मैंने बताया, पार्ट 1 टेस्ट ऑडिट नोट, पार्ट 2 टेस्ट ऑडिट नोट, उसके बाद में पार्ट 1 इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पार्ट 2 इंस्पेक्शन रिपोर्ट। उससे पहले एक और चीज होती है, स्पेशल लेटर। ड्राफ्ट पैरा से पहले की स्टेज, स्पेशल लेटर के अंदर ऑडिट स्पेशल लेटर बना करके और वो उस डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स को दे देता है कि ये एक स्पेशल लेटर है, इसका जवाब शीघ्र से शीघ्र दिया जाए कि क्या क्या अनियमितता है हुई। उस अनियमितता को रेक्टिफाई करने के उद्देश्य से ये स्पेशल लेटर बना करके डिपार्टमेंट को दे देते हैं। स्पेशल लेटर पे उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि ऑडिट पैरा या ड्राफ्ट पैरा के अंदर दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्पेशल लेटर या पार्ट 1 इंस्पेक्शन रिपोर्ट या पार्ट 2 इंस्पेक्शन रिपोर्ट या स्पेशल लेटर जो भी है, वो अल्टीमेटली बाद में कन्वर्ट हो जाता है ड्राफ्ट पैरा के अंदर, अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ये ड्राफ्ट पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका रिप्लाई जो है विद इन 6 वीक, 6 हफ्ता के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर इसका जो है रिप्लाई रेल प्रशासन के द्वारा सीधा दे दिया जाना चाहिए ऑडिट डिपार्टमेंट को, और कॉपी जो है उस कंसर्न अकाउंट्स ऑफिसर को भी दी जानी चाहिए। और अकाउंट ऑफिसर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये ठीक है, देन वो उसके अंदर कोई कुछ करेक्शन करना चाह रहा है जो भी है, तो वो जो रिप्लाई बनाया है वो रिप्लाई जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट तक सटीक पहुंचे। जब ये ऑडिट डिपार्टमेंट मान लेता है कि ये रिप्लाई ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस ड्राफ्ट पैरा को क्लोज कर दिया जाता है। अदरवाइज इसे ऑडिट पैरा में बना करके और कंप्लेंट ऑडिटर जनरल के थ्रू ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है वो पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट को ये चीज पुटअप करती है विथ रिव्यू। उनका भी उसके अंदर रिव्यू होता है और वो रिव्यू के साथ में वहाँ पुटअप करती है। पार्लियामेंट बाद में जो है उस पब्लिक अकाउंट कमेटी को कुछ निर्देश देती है, दिशा निर्देश। वो दिशा निर्देश प्लस पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो व्यूज हैं वो नोट ऑफ एक्शन के रूप में वापस एग्जीक्यूटिव या अकाउंट्स को भेज दिए जाते हैं, और ये नोट ऑफ एक्शन के अगेंस्ट में क्या कार्यवाही की गई उसका भी उसमें उल्लेख किया जाता है। तो ये पहली चीज है पार्ट 1 टेस्ट ऑडिट नोट, पार्ट 2 टेस्ट ऑडिट नोट, पार्ट 1 इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पार्ट 2 इंस्पेक्शन रिपोर्ट, स्पेशल लेटर, देन ड्राफ्ट पैरा। ये ड्राफ्ट पैरा जो है ये मैंने बताया हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, और हर एक की अलग अलग जो है इसमें क्या बोलते हैं क्लोजर की वो होती है। जैसे पार्ट 2 इंस्पेक्शन रिपोर्ट है आपके ऑफिस की, मान लीजिए इंस्पेक्शन किया ऑडिट में, उसके अंदर कुछ अनियमितताएं पाई गई, उसका आपने रिप्लाई बना करके दिया, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पार्ट 2 जो है वो क्लोज कर सकता है कि ये इसका रिप्लाई देना ऑडिट को उचित नहीं है, बिल्कुल ओके है, हमने भी चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पार्ट 1 अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तो ऑडिट डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूटिव के द्वारा यानी आपके ऑफिस के द्वारा इसका रिप्लाई दिया जाएगा, और वो रिप्लाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो जो उसने पॉइंट दिए हैं उसको कंप्लाई किया या नहीं किया, क्या है फैक्ट। इसमें इस सबसे पहले जो है वो बनता है रफ ऑडिट नोट। रफ ऑडिट नोट मतलब रफ है, एक सिंपल सी जानकारी जो है ऑडिट को चाहिए। उसके बाद में होता है पार्ट 1 टेस्ट ऑडिट नोट, पार्ट 2 टेस्ट ऑडिट नोट। रफ ऑडिट नोट जो है वो बहुत कम बनते हैं, क्योंकि जनरली जो है पार्ट 1 के ऊपर ही ज्यादा मतलब जो है ऑडिट डिपार्टमेंट ध्यान देता है या पार्ट 2 पे ध्यान देता है। रफ ऑडिट नोट जो है वो बहुत नॉमिनल, कोई अगर ऑडिट को कोई जानकारी चाहिए तो रफ ऑडिट नोट के थ्रू वो जानकारी ले लेती है।
अदरवाइज पार्ट 1 टेस्ट ऑडिट नोट, पार्ट 2 टेस्ट ऑडिट नोट, पार्ट 1 इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पार्ट 2 इंस्पेक्शन रिपोर्ट, स्पेशल लेटर, देन ड्राफ्ट पैरा, देन ऑडिट पैरा। ये ऑडिट पैरा जैसे मैंने बताया हेडक्वार्टर के थ्रू रिप्लाई जाता है सीधा चेयरमैन रेलवे बोर्ड को, सीआरबी को, और साथ में ये रिप्लाई जाता है सी&एजी को। और सी&एजी अगर इसको मान लेता है कि हाँ रिप्लाई ओके है तो ड्राफ्ट पैरा वहीं क्लोज हो जाता है। अदरवाइज ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू पार्लियामेंट में पुटअप होता है। ठीक है, तो ऑडिट डिपार्टमेंट क्या क्या चीज चेक करता है? सबसे पहले हमारे यहाँ पे टेंडर की फाइलें हैं, टेंडर की फाइल चेक करेगा। आपके यहाँ पे भी जिनका पेमेंट्स किया है वो चेक करेगा। सैलरी है तो उसके अंदर भी चेक करेगा ओटीटी है क्या है क्या नहीं, या कोई भी एक्सपेंडिचर जो बुक हुआ है। ऑडिट डिपार्टमेंट होने के बाद में चेक करता है, एक्सपेंडिचर बुक हो जाता है उसके बाद में जो है उसका पता लगाता है, जबकि अकाउंट्स जो है एक्सपेंडिचर बुक होने से पहले चेक कर लेता है। एक बार बुक हो गया एक्सपेंडिचर तो फिर वो किसी फाइनल हेड को चार्ज हो जाता है, हेड ऑफ एलोकेशन। इस हेड ऑफ एलोकेशन पे विशेष ध्यान एग्जीक्यूटिव को देना चाहिए कि किसी और चीज का खर्चा, अब जीएम की सैलरी हम सिग्नल वर्कशॉप में चार्ज करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जीएम की सैलरी हेडक्वार्टर के अंदर होती है। तो एलोकेशन अगर जीएम की सैलरी का डाल दिया 03111 तो ये हो जाएगा मिस क्लासिफिकेशन, यानी जिस क्लासिफिकेशन को एक्सपेंडिचर चार्ज करना था उस क्लासिफिकेशन की जगह दूसरे एलोकेशन या क्लासिफिकेशन को चार्ज कर दिया। एलोकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट एज वेल एज अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट्स भी चेक करता है, लेकिन हो सकता है अकाउंट ने भी उसको बुक कर दिया, कहीं गलती से दब गया क्लिक, हो गया बुक। फिर बिल पास होने के बाद में, पेमेंट होने के बाद में ऑडिट डिपार्टमेंट जब इसको चेक करेगा तो बोलेगा नहीं इस एलोकेशन की जगह इस एलोकेशन को चार्ज होना चाहिए। तो इस चीज में विशेष ध्यान दिया जाए। सबसे ज्यादा पैरा जो बने हुए हैं वो मिस क्लासिफिकेशन के बने हुए हैं अपने वेस्टर्न रेलवे के अंदर। दूसरी बात, ऑडिट डिपार्टमेंट इसके अलावा क्यों हमारे अकाउंट्स की भी चेक करता है और क्यों एग्जीक्यूटिव की भी चेक करता है, दोनों की चेक करता है। ऐसा क्यों है? तो इसका सिंपल सा उदाहरण है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट की चेक और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की चेक इसलिए की जाती है ओवर एंड अबव द अकाउंट डिपार्टमेंट व्हाई द ऑडिट इज एस्टेब्लिश्ड, बिकॉज अब इफ अकाउंट्स ऑफिस एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिस दोनों अगर मिल जाए तो कुछ भी घपला कर सकते हैं। एम आई राइट? हेलो, आवाज आ रही ना मेरी? राइट सर। हाँ, अरे तो इसलिए जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में हर डिपार्टमेंट का ऑडिटिंग करने के लिए, जैसे हमारे कंपनी का अकाउंट्स का कंपनी अकाउंट्स का ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, वैसे ही रेलवे या इरिगेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट या डिफेंस डिपार्टमेंट या कोई भी और डिपार्टमेंट हो उसका भी ऑडिट किया जाता है सेम मैनर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव अपना क्या बोलते हैं कंपनी का किसी का करता है। तो वैसा ही जो है हमारे गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो स्वतंत्र एक संस्था है जो सीधा उसके उसको मतलब जो बाउंड नहीं कर सकता है, कोई भी उसको कोई भी बांध नहीं सकता है, वो स्वतंत्र है। उसको शक्तियां जो है संविधान ने प्रदान कर रही है, राष्ट्रपति द्वारा उसको शक्तियां दी हुई है। वो किसी को अकाउंट डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिर भी चलो हमने कोई ऑब्जेक्शन लिया तो हो सकता है कि कोई बड़ा ऑफिसर जो है उसको जो है बोलेगा यार ये ड्रॉप करो यार, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऑडिट ने अगर ले लिया तो उसके ऊपर कोई भी जो है वो रेल प्रशासन फिर इसमें हेल्पलेस हो जाता है। इसलिए ऑडिट के जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं उसको बड़े ध्यान से चेक किया जाना चाहिए, उसका रिप्लाई जो है वो बिल्कुल सटीक दिया जाना चाहिए। जो चीज़ मांगी है उसका रिप्लाई दे दे तो वो हो सकता है कि पैरा क्लोज हो जाए। अदरवाइज ये पैरा जो है वो पार्ट 1 इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट या पार्ट 2 इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट या आपका स्पेशल लेटर जो है ड्राफ्ट पैरा में अगर बन जाएगा तो फिर वो पार्लियामेंट तक वो बात जाती है। 6 वीक इसलिए दे रखे हैं इसको क्लोज करने के लिए ड्राफ्ट पैरा को, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट्स का भी व्यू आ जाता है 6 वीक के अंदर, एग्जीक्यूटिव का भी व्यूज आ जाता है और जीएम तक ये जाता है, एफएनसीओ का भी व्यूज आ जाता है। जीएम और एफएनसीओ उसके अंदर और कुछ सुधार करना चाहे वो कर सकते हैं और फिर जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पास भेजने से पहले
6 वीक के अंदर ये उसका निपटारा हो जाना चाहिए। अब होता क्या है कि मार्च और फरवरी के अंदर मान लीजिए कुछ बिल पास किए या जैसे हैं, तो उसका ये हमने चूंकि लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बिल पास किए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रांट से ज्यादा हो गया हो, अवेलेबल ग्रांट है, रिवाइज ग्रांट या फाइनल ग्रांट जो भी है उससे ज़्यादा हो गया हो। तो इसके लिए भी आपको मैंने बताया कि लिमिट दे रखी है रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर, उस लिमिट को चेक करते हुए इसका जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट विनियोग लेखा जो है वो चेक करती है। इसके अलावा कई सारे और स्टेटमेंट्स होते हैं जो हेडक्वार्टर के थ्रू रेलवे बोर्ड भेजे जाते हैं, उसका भी वो चेकिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक अकाउंट है जिसके अंदर कितनी कैपिटल की एसेट्स हैं हमारी पिछले साल तक, और इस साल कितनी और हमारी एसेट्स क्रिएट हुई, उसका लेखा जोखा जो है ब्लॉक अकाउंट के थ्रू जाएगा। ऐसे हमारे पास हमारी कई सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑडिट से वेटिंग करवा करके फिर ही आगे भेजी जाती है। और विनियोग लेखा तो विशेषतः ऑडिट डिपार्टमेंट चेक करता है कि ग्रांट कितनी थी जो हेडक्वार्टर ने कम्युनिकेट की, रेलवे बोर्ड के थ्रू हेडक्वार्टर आई और हेडक्वार्टर ने रेल प्रशासन को दी, यानी एग्जीक्यूटिव लेवल तक। ये ग्रांट जो है वो बजट जो है वो ग्रास रूट लेवल पे बनता है। आप लोग सब बजट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नल वर्कशॉप के अंदर टूल रूम है, सिग्नल वर्कशॉप के अंदर मान लीजिए एक रिपेयरिंग रूम है, रिपेयरिंग शॉप है ना। हर हर शॉप को अपना अपना जो है रिक्वायरमेंट, कितनी ग्रांट चाहिए, वो ग्रांट जो है कंसोलिडेट करने के लिए बनाकर कंसोलिडेट करके और अकाउंट्स को भेज दी जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट की ये टोटल ग्रांट चाहिए, हमको पैसा चाहिए। अकाउंट्स फिर क्या करता है कि उसके पास में दूसरे डिपार्टमेंट भी है, अकाउंट्स के पास में सिग्नल के अलावा इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, या और कोई भी डिपार्टमेंट है, उन सबको जो है वो कंपाइल करता है और फिर जो है उसको ग्रांट को कंपाइल करने के बाद में वो हेडक्वार्टर को स्क्रूटनी और कंपाइलेशन वो अकाउंट्स का काम है। एग्जीक्यूटिव का काम है, बजट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट ऑफिस जो है स्क्रूटनी और कंपाइलेशन करके हेडक्वार्टर भेज देता है जीएम बजट के वहाँ। जीएम बजट के थ्रू वो जाती है अपना रेलवे बोर्ड को, रेलवे बोर्ड में फिर इंडियन रेलवे एज ए होल कंपाइल होता है और उसके बाद में जो है वो पैसा जो है मांगने के लिए ये भेज दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। कोई भी पैसा जो है भारतीय रेलवे अपना खुद का नहीं लगाती, जो भी पैसा चाहिए वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास से उधार मांगा हुआ पैसा है जो कभी नहीं चुकाना है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि इसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ता था कि 7% जो डिविडेंड था, उसके बाद में 4% कर दिया कम करते करते, और अभी एट प्रेजेंट कोई भी डिविडेंड रेलवे को नहीं देना है। मान लीजिए कोई नई लाइन डाली, गेज कन्वर्जन है, डबलिंग है ना, या इलेक्ट्रिफिकेशन है किसी सेक्शन का, तो उस सेक्शन को जो जो जैसे आपका एक्सपेंडिचर रहता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ईबीआर जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, उसका खर्चा किसी और जगह तो चार्ज नहीं किया, या आप लोगों की और हमारी सैलरी जो है वो ईबीआर को तो चार्ज नहीं हो गई। इस चीज को वो विशेषता देखते हैं कि जिस फंड के अंदर पैसा मिला ये उसी फंड को चार्ज हुआ है। नो एक्सपेंडिचर कैन बी बुक्ड एंड नो लाइबिलिटीज कैन बी इंकर्ड until and unless the detailed estimate prepared, sanctioned by the competent authority, finance concurred and fund has been allotted thereon। ये कोड में लिखा हुआ है ऐसा, जिस कार्य के लिए जो पैसा दिया वो उसी कार्य के लिए किया गया है, स्वीकृति है या नहीं है उस कार्य के लिए, सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट में सैंक्शन ही नहीं है और खर्चा बुक कर दिया, ऐसा भी नहीं। तो इस चीज को विशेष देखती है ऑडिट की, सैंक्शन है प्रॉपर, फंड अलॉटेड है प्रॉपर, एलोकेशन है प्रॉपर, एक्सपेंडिचर का बिल है प्रॉपर, और बिल को पास किया गया है उसी एलोकेशन पे वो भी है प्रॉपर। ये ऑडिट डिपार्टमेंट चेक करने के बाद में उसे हेडक्वार्टर के थ्रू अगर कोई अनियमितता है तो रेलवे बोर्ड को कम्युनिकेट कर देती है। ठीक है, अब इसका फाइनलाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है, ऑडिट का फाइनलाइजेशन, ऑब्जेक्शन का फाइनलाइजेशन। तो ऑडिट ऑब्जेक्शन जो भी लिया है उसका फाइनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले जो है ये रिप्लाई आपके वहां से डायरेक्ट जो है, अगर वो पार्ट 1 है तो डायरेक्ट दे दिया जाता है ऑडिट डिपार्टमेंट को,
पार्ट 2 है तो अकाउंट्स को भी इसकी चिट्ठी दी जाती है। अकाउंट्स अगर मान लेता है कि हाँ ये कोई अनियमितता नहीं है तो उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली क्लोज कर सकता है उस पैरा को या उस रिपोर्ट को, पार्ट 2 इंस्पेक्शन रिपोर्ट को। लेकिन अगर पार्ट 1 इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तो वो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, हेडक्वार्टर चर्च गेट, 5th फ्लोर, वहां से ही क्लोज होगा वो। अब प्रोसेस कैसे होता है इसमें? प्रोसीजर तो मैंने बताया कि क्या क्या है। प्रोसेस कैसे होता है? ये जनरली ऑडिट डिपार्टमेंट चिट्ठियों के थ्रू और फाइंड्स और फैक्ट लाते हुए उस का एक दो या तीन या चार पैरा बनाती है। मान लीजिए आपके यहाँ पे चार उसने फाइलें उठाई एग्जीक्यूटिव के अंदर और चार फाइलों में चार अनियमितताएं मिली तो उसको पैरा वाइज बना करके देती है कि पार्ट 2 इंस्पेक्शन रिपोर्ट का पैरा नंबर 1 में ये गलतियां हैं, पार्ट 2 में ये दिखाएगा ये गलतियां हैं, पार्ट 3 मतलब पैरा नंबर 3 में ये दिखाएगा कि ये गलतियां हैं, पैरा नंबर 4 में दिखाएगा। ऐसे 7-8 पैरा बना दिए उसने। तभी ये जरूरी नहीं कि आपको जो है वो सब सारे पैरा जो है वो एक साथ ही रिप्लाई देना है, नहीं। मान लीजिए एक पैरा का रिप्लाई आपके पास अवेलेबल है, दो पैरा का रिप्लाई अवेलेबल है तो आप दो पैरा का रिप्लाई दे दीजिए, तीन पैरा का अवेलेबल है तीन पैरा का दे दीजिए, तीन पैरा क्लोज हो जाएगा, बाकी के 5 पैरा बचे रहेंगे 8 पैरा में। जैसे जैसे आप उसका रिप्लाई देते जाएंगे ऑडिट डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाइड है तो उसको क्लोज कर देगा और आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो अल्टीमेटली बाद में धीरे धीरे क्लोज भी हो जाएगी। अगर आप 8 पैरा का रिप्लाई एक साथ बनाने के बैठेंगे तो 8 पैरा का रिप्लाई आपके पास में अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेंडिंग रहेगी। और ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो ऑडिट ने ली है इसको बहुत ही ध्यान से देखा जाता है हेडक्वार्टर लेवल पे, रेलवे बोर्ड लेवल पे। इसलिए इसका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके, हर पैरा का रिप्लाई तुरंत से तुरंत बना करके जितना हो सके जल्दी भेज दिया जाए। ये इसका प्रोसीजर है। फाइनल कैसे होती है? अब ऑडिट डिपार्टमेंट इसको फाइनल कैसे करता है? ऑडिट डिपार्टमेंट के पास में कुछ सर्टेन लिमिट दे रखी है, उस लिमिट तक के जो है वो ऑडिट ऑफिसर जो है या सीनियर ऑडिट ऑफिसर एएयूओ बोलते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एएयूओ, और होता है सीनियर एएयूओ, सीनियर ऑडिट ऑफिसर एसएयूओ, सीनियर ऑडिट ऑफिसर। जिसके पावर में है वो क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज ये प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट चर्च गेट के थ्रू ये क्लोज किया जाता है। अगर मान लीजिए उसका वैल्यू ज़्यादा है और उसकी ग्रीवियंसेस ज़्यादा है उसके अंदर, या उसके अंदर ज़्यादा उसके अंदर वजन है, ज़्यादा अनियमितता दिखी है ऑडिट डिपार्टमेंट को, देन इट विल बी क्लोज्ड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट। इसका फाइनलाइजेशन हो जाता है। अब ऑब्जेक्शन जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट कंटिन्यूस लेता रहता है। किसी डिपार्टमेंट की मान लीजिए 10 ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है और उसके अंदर से 5 अगर क्लोज हो गई तो 5 वापस नई भी बन जाती। इसलिए जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी आपका रिप्लाई अगर मिलता है तो ऑडिट डिपार्टमेंट इसको क्लोज कर देता है। नहीं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, 2013, 14, 15 की अगर ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, रिकॉर्ड भी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, क्या रिप्लाई दे ये भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। ये फॉर एग्जांपल सैलरी बिल है या कोई दूसरा बिल है। अब मान लीजिए वो 2014-15 की है, उसने अभी फाइल देखी, उसके बाद में आपका रिप्लाई आते आते मान लीजिए साल, 1.5 साल, 2 साल निकल गया, उसके बीच में आपने रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करवा दिया, देन फिर आपके पास कुछ भी हथियार नहीं रहता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऑडिट का तुरंत रिप्लाई दे दिया जाना चाहिए जिससे कि ये क्लोज हो जाए, पैरा क्लोज हो जाए। ड्राफ्ट पैरा जो है जैसे मैंने बताया कि इसको क्लोज करने के लिए बहुत ही ध्यान से इसका रिप्लाई बनाया जाना चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करते हुए इसका रिप्लाई जाता है और ये जीएम तक जाता है, एफएनसीओ तक जाता है और जीएम और एफएनसीओ मिल करके इसका रिप्लाई बना करके सी&एजी को भेजते हैं। इसलिए ये इसकी जो लिमिट बना रखी है 6 वीक, उस 6 वीक के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर ही इसका रिप्लाई बन जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि ये ड्राफ्ट पैरा जो है वो स्पेशल अपना क्या बोलते हैं ऑडिट पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ऑडिट पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा तो पार्लियामेंट तक पहुंचेगा और पार्लियामेंट जो है उसको अच्छे तरह से खिंचाई करती है फिर। और इसमें कई जनों को चार्जशीट भी मिलती है
कई लोगों को जो है वो रिमूव फ्रॉम सर्विस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़े ऑफिसर जो रेलवे बोर्ड लेवल पे थे, उसको भी जो है वो कंपलसरी रिटायरमेंट की स्टेज आ गई। उसको बोल दिया कंपलसरी रिटायरमेंट ले लीजिए आप, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है बुक हुआ वो रॉन्ग हुआ है। उसको जब रेलवे बोर्ड लेवल पे इतने बड़े अधिकारी लेवल पर उसको जो है कंपलसरी रिटायरमेंट तक की पनिशमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट दिलवा सकता है। इसलिए हर डिपार्टमेंट, हर एग्जीक्यूटिव का जो भी ऑडिटिंग किया है ऑडिट डिपार्टमेंट ने, उसका जो है प्रॉपर और सटीक रिप्लाई टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, तो ऑडिट पैरा जो है या इंस्पेक्शन रिपोर्ट यूज हो जाएगी। अदरवाइज ये जितनी पुरानी होती जाएगी वो फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे दूसरे में, फिर आप उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और पुराना अगर जितना होता जाएगा, आपके पास ना तो कोई इंफॉर्मेशन रहेगी, ना रिकॉर्ड रहेगा, और अल्टीमेटली किसी न किसी को जो है प्रसाद मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात? हेलो? जी सर। हाँ, तो अभी वेस्टर्न रेलवे के अंदर काफी सारे पैराज जो है या काफी सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो या तो डिफेक्ट इन बजटिंग है, या मिस क्लासिफिकेशन की वजह से, एलोकेशन की वजह से। और इस पे हमारे प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर पीएफए इसको बहुत ही माइन्यूटली इसके अंदर जो है देखते हैं, और अगर ये कोई गलतियां होती है या कुछ भी होता है, देन फिर वो जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए हेडक्वार्टर लेवल पर भी इसको जब गंभीरता से लेते हैं, तो हमारे लोकल लेवल पर कम से कम इसका जो है वो इफेक्ट आए, इसके लिए अ, सारे जो है रिप्लाई तुरंत बना दिए जाने चाहिए। जहाँ तक हो सके अकाउंट्स की भी सहायता ली जानी चाहिए, जहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस भी करते हैं हम लोग, हम खाली अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, जहाँ आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये ऐसा ऐसा है, अकाउंट्स सलाह देने के लिए बैठा है, अकाउंट से भी सलाह ली जा सकती है। ये आपका हुआ ऑडिट का पूरा। यानी आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले रफ ऑडिट नोट, ठीक है, ये लिख लो। लिख लिया? हेलो? हाँ, सबसे पहले रफ ऑडिट नोट, फिर आता है पार्ट टू टेस्ट ऑडिट नोट, फिर आता है पार्ट वन टेस्ट ऑडिट नोट, और ज्यादा गंभीर। फिर होता है पार्ट टू इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फिर होता है पार्ट वन इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उससे भी ज्यादा गंभीर। लिख रहे हो ना आप लोग? लिख रहे हो सर, लिख रहे हो। हाँ, उसके बाद में आता है स्पेशल लेटर। जी सर। हाँ, और स्पेशल लेटर के बाद में आता है ड्राफ्ट पैरा। और फिर होता है ऑडिट पैरा, और ज्यादा गंभीर, सबसे ज्यादा गंभीर। अच्छा, ये ऑडिट डिपार्टमेंट न केवल एक्सपेंडिचर का ही चेक करता है, अर्निंग साइड को भी चेक करता है। स्टेशनों के ऊपर जो भी बुकिंग हुआ, उसका पैसा प्रॉपर हेड को चार्ज हुआ, प्रॉपरली वो बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई भी लूपहोल्स नहीं है, प्रोसीजरल लैप्स नहीं है कोई भी, है ना। कई जगह कई बार क्या होता है, प्रोसीजरल लैप्स हो जाते हैं। आपको खर्चा बुक करना था इस वे से, आपने कुछ दूसरा शॉर्टकट मेथड अपना लिया और आपने जो है वो एक्सपेंडिचर बुक करवा दिया। तो प्रोसीजरल लैप्स नहीं हो, जो प्रोसीजर बना रखा है। जैसे आपका प्रपोजल आएगा सबसे पहले अकाउंट्स में, अब आपने प्रपोजल बनाए नहीं, फिर बाद में आता है डिटेल एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट भी नहीं बनाया आपने, और सीधा जो है आपने वर्क अवार्ड कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया, और फिर बाद में डायरेक्ट बिल आ गया, तो वही डिटेल एस्टीमेट तो बनाया ही नहीं। तो प्रोसीजरल लैप्स जो है वो भी देखा जाता है। ऑडिट डिपार्टमेंट प्रोसीजरल लैप्स भी देखता है, एज वेल एज लेखा, जो भी लेखा किया है उसका प्रॉपरली वो किया कि नहीं किया अकाउंटेंट, वो भी ऑडिट डिपार्टमेंट उसको चेक करता है।
ये ऑडिट डिपार्टमेंट टेस्ट चेक करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके पास 50 फाइलें हैं तो 50 फाइलें पूरी देखेगा, वो तो कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए पता नहीं कितना मैन पावर लगेगा। इसलिए वो टेस्ट चेक करता है, उसके अंदर जो भी गंभीर अनियमितता मिलती है उसका ये रिपोर्ट बना करके और वो रेल प्रशासन को भेज देता है। रेल प्रशासन का दायित्व मैंने बताया कि आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई देना है, सटीक रिप्लाई देना है, जिससे कि ये पैरा वहीं का वहीं ड्रॉप हो जाए, लोकल लेवल पे ड्रॉप हो जाए। अदरवाइज ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं पार्ट वन में, और जब पार्ट वन में हो जाता है देन फिर स्पेशल लेटर में हो जाता है, फिर वो ड्राफ्ट पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गंभीर अनियमितता है। पार्लियामेंट और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और पब्लिक अकाउंट कमेटी फिर जो है इसका खिंचाई करती है। उसके बाद में नोट ऑफ एक्शन, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है नोट ऑफ एक्शन भेजती है रेल प्रशासन को। जीएम के थ्रू ये कम्युनिकेट होता है और जीएम फिर ये लोकल लेवल पे फिर जो है उसको कंप्लाई किया जाता है, उस एक्शन क्या करना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो सुझाव दिए उस सुझाव पर अमल करने के उद्देश्य से नोट ऑफ एक्शन के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये आपका हुआ ऑडिट फाइनलाइजेशन, ठीक है। अभी आता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, आप लोग सब क्योंकि सीनियर सेक्शन लेवल के आदमी हैं और असिस्टेंट स्केल ऑफिसर में आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज का पता होना चाहिए कि किसको कितनी पावर है, किसी ऑफिसर को कितनी कौन सी पावर है। फॉर एग्जाम्पल सीएसटी को कितनी पावर है, डीएसटी को कितनी पावर है, एएसटी को कितनी पावर है, ये सब पावर आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए पहले वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे या दूसरी और रेलवे जो भी है, उन सब के लिए अलग अलग एसओपी जो है जीएम अलॉट करता था कि किसको कितना पावर है। लोहानी साहब जब से आए थे तब इस प्रथा को बंद कर दिया गया कि किसको कितनी पावर है। अपने अपने रेलवे वाइज जो है पावर डेलीगेट होती थी, जो जीएम के वहां से होती थी, वो बंद हो गई। अभी रेलवे बोर्ड ने एक मॉडल एसओपी, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स 2018 में अलॉट किया है, मतलब वो जारी किया है। इस मॉडल एसओपी के अंदर हर तरह की पावर जो है हर डिपार्टमेंट को, हर ऑफिसर को एक सर्टेन लिमिट तक दे दी गई है कि आप कितना खर्चा किस चीज के लिए कर सकते हैं, उद्देश्य क्या है। अभी देखो मेरे उद्देश्य आया था, मेरे को एक बात और समझ में आई कि मान लीजिए आपका सैलरी है 03, ठीक है, 03 मान लीजिए आपका एलोकेशन है 300 या 200 मान लीजिए, 03 300 है, 300 या 400 मान लीजिए, 03 401। अभी 01 जो है वो बेसिक पे है, आगे जो एलोकेशन लगता है ना, एलोकेशन 8 डिजिट का होता है, 03 401 01। जो 01 जो लास्ट में लगा है इसका मतलब है बेसिक पे, 02 का मतलब होता है डीए, 03 का मतलब होता है पीएलबी, 04 का मतलब होता है एचआरए, 11 का मतलब होता है आगे अगर 11 लगा दिया तो ओवर टाइम, 12 लगा दिया तो नाइट ड्यूटी अलाउंस, 50 लगा दिया तो कंप्यूटर, 51 लगा दिया तो कंप्यूटर का एसेसरी, है ना। ये सारे एलोकेशंस का प्राइमरी यूनिट जो लास्ट 2 डिजिट है, इसको भी ये उद्देश्य बताता है किस कार्य के लिए, मतलब किस उद्देश्य से खर्चा किया जा रहा है। मान लीजिए 20 21 4104 ये एलोकेशन बना कैपिटल का। 20 का मतलब होता है फंड यानी कैपिटल फंड, 21 का मतलब होता है रोलिंग स्टॉक, 41 का मतलब होता है मशीनरी एंड प्लांट। ये फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में लिखे हुए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप नेट के ऊपर डालेंगे रेलवे फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 2 तो आपको सारे एलोकेशन वहां पे दिख जाएंगे। तो 04 का मतलब होता है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ठेकेदार को जो भुगतान किया। अब उसकी जगह आपने 01 डाल दिया तो 01 हो जाता है कैजुअल लेबर को पेमेंट, है ना। लास्ट का दो डिजिट जो मैंने बताया प्राइमरी यूनिट वाला बोलते हैं उसे। तो आपको जो एलोकेशन जो है बनाने का फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में सब लिखा हुआ है, वो एलोकेशन ही यूज करना है। तो
ये इसका उद्देश्य जो है, मैं जिस बात पे आ रहा था, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स, MSOP बोलते हैं उसे। ये 2018 में लोहिया साहब ने, जब चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे, उन्होंने इश्यू करवाई कि सभी जगह सारी रेलवे में एक जैसा प्रोसीजर है। इस उद्देश्य से मॉडल SOP 2018 में अगस्त सितंबर में, जून में ये निकाली थी, और अगस्त सितंबर में हमारे पास आई थी। इस मॉडल SOP के अंदर अलग अलग पावर्स दे रखे हैं, और अलग अलग जो है वो अलग अलग उद्देश्य दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं ये लिखना चाहो तो लिख लो मॉडल SOP का। इसको याद करने का तरीका लिख लो। हेलो, बोलिए सर। W लिखो, पहले W, हाँ बोलिए सर। M, वापस आगे M, W के बाद 2 बार M, S, सॉरी, WMMS लिख दिया आपने? WMMS। जी सर। फिर बाद में C फॉर कलकत्ता, फिर E, और फिर S। WMMSCES, WMMSCES लिख लिया आपने? जी सर। हाँ, इसी के आगे लिख दो ABCD, नीचे की उसके सामने लिख दो, जहां आपने W लिखा उसके सामने ABCDEFG तक लिख लो। लिख लिया? WMMSCES, उसके आगे ABCDEFG तक लिख लो। ये याद करने का तरीका है, मैंने भी ऐसे ही याद किया है। अभी पहला आता है W से नहीं, वर्क्स मैटर, लिख लिया ना आप लोगों ने? हेलो, ये म्यूट कर लेना। हाँ लिख लिया सर। हाँ, अभी W का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है वर्क्स मैटर, कार्य, वर्क्स का हिंदी में कार्य, वर्क्स मैटर। ठेकेदार से जो काम करवाना है, वर्क्स मैटर। दूसरा M जो है वो मेडिकल मैटर्स। तीसरा M जो है वो मिसलेनियस मैटर, विविध मामले, मिसलेनियस मैटर। फिर S है स्टोर्स मैटर, इंडेंट वगैरह जो होता है, नॉन स्टॉक इंडेंट या स्टॉकिंग या स्क्रैप सेल, ये स्टोर मैटर। फिर कॉमर्शियल मैटर, C का मतलब। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट मैटर। लास्ट में है सिक्योरिटी मैटर्स, WMMSCES। वर्क्स मैटर, मेडिकल मैटर, मिसलेनियस मैटर, स्टोर्स मैटर, कॉमर्शियल मैटर्स, एस्टेब्लिशमेंट मैटर और सिक्योरिटी मैटर्स। ये आपके 7 तरह की मॉडल SOP है, 7 इसके अंदर पार्ट बनाए हुए हैं। अब अभी इसका पार्ट A जो है वो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि पार्ट A में क्या है, वर्क्स मैटर है। पार्ट B में क्या है, मिसलेनियस मैटर, मेडिकल मैटर्स है। पार्ट B में, पार्ट C में क्या है, मिसलेनियस मैटर्स है। पार्ट D में क्या है, स्टोर्स मैटर है। पहले अलग अलग होती थी सब, वेस्टर्न रेलवे की अलग, नॉर्दर्न की अलग, नॉर्थ सेंट्रल की अलग,
NWR की अलग, सबकी अलग अलग होती थी, लेकिन अभी ये कंबाइन कर दी, रेलवे बोर्ड ने इश्यू करी कि सबको यही एसओपी लागू होगी, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। किसको कितनी पावर है, कितने तक कौन ऑफिसर खर्च कर सकता है। ऐसे ABCDEFG, ई का मतलब यहाँ पे पार्ट ई के अंदर जो है कॉमर्शियल मैटर है, एफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मैटर है, और जी के अंदर सिक्योरिटी मैटर है। ये सारे मॉडल एसओपी जो है वो अलग 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 डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर को पावर कितना कितना दिया हुआ है खर्च करने का, जिसमें जूनियर स्केल को कितना दे रखा है पावर, सीनियर स्केल को कितना पावर दे रखा है, जेजी लेवल या एससी लेवल को कितना पावर दे रखा है, डीआरएम को कितना पावर दे रखा है, सीडब्ल्यूएम को कितना पावर दे रखा है, ये सारे, और पीएचओडी को कितना पावर दे रखा है, ये सारे जो है वो पावर जो है आगे कॉलम बने हुए हैं। उस कॉलम के अंदर हर एक का पावर लिखा हुआ है किस कार्य के लिए। पहले तो नेचर ऑफ वर्क लिखा हुआ है, नेचर ऑफ वर्क का पावर। उसके बाद में ऑफिसर है, उसके अंदर ऑफिसर के अंदर पीएचओडी, फिर डीआरएम, सीडब्ल्यूएम, एसएजी ऑफिसर, फिर जे ग्रेड या सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर, फिर सीनियर स्केल ऑफिसर या असिस्टेंट स्केल ऑफिसर। किस कार्य के लिए नेचर ऑफ पावर्स का, नेचर ऑफ वर्क का, किसको कितना पावर दे रखा है, वो सब दे रखा है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं आपका कि सेरिमोनियल ओकेजन, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन करना है, आपको गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस मनाना है। अभी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए खर्चा तो लगेगा, पैसा लगेगा। अब किसको कितना पावर दे रखा है, फट से आप देखोगे कि मिसलिनियस मैटर है, ये स्टोर में भी नहीं आता है, ये आपका जो है वो वर्क्स मैटर ठेकेदार से भी काम नहीं करवाना है, तो आपको तुरंत एकदम लाइट हो जाएगी ये मिसलिनियस मतलब विविध कार्य है। तो आपको सीधा मॉडल एसओपी पार्ट सी खोलना है, और पार्ट सी के अंदर आपको इंडेक्स दे रखा है, उस इंडेक्स के थ्रू जाएंगे आप, उसके अंदर पैरा नंबर 6 के अंदर जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सेरिमोनियल ओकेजन। अब सेरिमोनियल ओकेजन के लिए डीआरएम को कितना पावर है, वो लिखा हुआ है 50,000 तक का पावर है। एक्स्ट्रा डिविजनल ऑफिसर यानी सीनियर स्केल और डब्ल्यूएम को कितना पावर है वो लिखा हुआ है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कितना किसको पावर है वो लिखा हुआ है। मान लीजिए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा आपका सिग्नल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो 10,000 रुपए पर ओकेजन, एनुअल सीलिंग लिमिट 30,000 रुपए ये दे रखी है। ये आपको पावर जो है वो मॉडल एसओपी के थ्रू उपलब्ध करवाए गए हैं, उसी पावर के अधीन खर्च किए जाते हैं। ये मॉडल एसओपी जो है 23 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, और रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे को एक जैसी मॉडल मतलब शेड्यूल ऑफ पावर है। होता क्या था कि कोई रेलवे किसी कार्य के लिए कुछ जीएम ने डेलीगेट कर दिया पावर किसी और ऑफिसर को, तो कोई और ऑफिसर जो है इतना पावर खर्च करता था, दूसरी रेलवे में वही ऑफिसर को पावर ही नहीं था। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के उद्देश्य से लोहिया साहब जो सीआरबी थे, उनके उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके करवा करके और फिर जो है मॉडल एसओपी जारी किया। सभी रेलवे के सभी ऑफिसर को सेम पावर रहेगी। ये होता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, ये शेड्यूल ऑफ पावर्स जो है वो रेलवे बोर्ड ने इश्यू किए हैं। अभी शेड्यूल ऑफ पावर्स के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसमें रिमार्क का कॉलम और दे रखा है। उस रिमार्क्स के कॉलम का विशेषता ध्यान दिया जाना चाहिए, या इसके नीचे फुटनोट दिए गए हैं, उस फुटनोट पे भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी ऑफिसर को कोई पावर दे रखा है, आवाज म्यूट कर लेना भैया, किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है।
ये रिमार्क्स कॉलम के अंदर लिखा है कई कई जगह कि इस कार्य को करने के लिए फाइनेंस कॉन्करेंट इज नेसेसरी, वित्तीय सहमति की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, इज नेसेसरी। तो उस कार्य को करने से पहले फाइनेंस कॉन्करेंस लेना जरूरी है। जब वो सैंक्शन करेगा ऑफिसर तभी करेगा जब वो फाइनेंस कॉन्कर्ड है। तो जहां पे लिखा हुआ है फाइनेंस कॉन्करेंस इज नेसेसरी, वहां पे लेखा विभाग का फाइनेंस कॉन्करेंस लेना चाहिए। अगर नहीं लिया है तो वो भी एक अनियमितता है और उसका भी ऑडिट ऑब्जेक्शन ले लेगा। यानी प्रोसीजरल लैप्स, आपने खर्चा तो किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर आपने बाईपास कर दिया अकाउंट डिपार्टमेंट को और आपने डायरेक्ट खर्चा कर दिया। कुछ जगह पे रेलवे बोर्ड की अथॉरिटी का लेटर नंबर भी लिखा हुआ है रिमार्क्स कॉलम में या फुटनोट के अंदर। उस रेलवे बोर्ड के लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है उसका जिस्ट देखते हुए उस कार्य को करने का खर्च करने से पहले इस चीज को विशेषतः देखा जाना चाहिए कि रेलवे बोर्ड के लेटर किसी कार्य को करने के लिए कहीं कोई मना तो नहीं कर रखा है या कुछ लिमिट तो नहीं बांध रखी है। तो वो उसकी अथॉरिटी भी नीचे या रिमार्क्स कॉलम के अंदर मॉडल एसओपी में लास्ट के कॉलम में दे रखी है। पहला कॉलम जो है मॉडल एसओपी का होता है सीरियल नंबर यानी पैरा नंबर, मॉडल एसओपी का कौन सा पैरा है। फॉर एग्जांपल पार्ट सी मिसलेनियस मैटर, तो उसका सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में पावर्स क्या क्या किस कार्य के लिए पावर दे रखा है, तो किस कार्य वो कार्य का नाम दे रखा है। फिर दे रखा है पीएचओडी एचओडी को क्या पावर है। फिर दे रखा है डीआरएम सीडब्ल्यूएम को क्या पावर है। फिर दे रखा है सीनियर स्केल को पावर कितना है, असिस्टेंट स्केल को पावर कितना है, जेएजी को कितना पावर है। ये सारे पावर जो है आपको जैसे लास्ट के अंदर जो पांचवा कॉलम जो है, छठा कॉलम जो है वो रिमार्क्स का कॉलम है। इस रिमार्क्स के कॉलम के अंदर भी फाइनेंस कॉन्फ्रेंस इज नेसेसरी लिखा हुआ है, तो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस लेनी है। जैसे आप लोग कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए कोई आपको मशीन खरीदनी है या आपको नॉन स्टॉक इंडेंट बनाना है या और कोई खर्च खर्च करना है, तो आप सबसे पहले क्या लोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लोगे, प्रशासनिक अनुमोदन अधिकारी का। ऐसा क्यों लिया जाता है प्रशासनिक अनुमोदन? एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट का नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा। एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, उसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट का मतलब होता है कि संक्षिप्त अनुमान। हिंदी में संक्षिप्त अनुमान इसलिए बनाया जाता है कि वो अधिकारी चाहे तो उसको मना भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लूं, बात करूं कि एक आपने प्रपोजल बनाया, रेल प्रशासन ने प्रपोजल बनाया कि मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा स्टाफ है, उनके लिए रेलवे क्वार्टर जो है 450 या 500 क्वार्टर बनाने हैं। ठीक है, तो उसका बनाया आपने एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, अनुमानित उसका खर्चा जो है आपने बताया कि लगभग इतना इतना खर्चा होगा। अधिकारी को पुटअप किया, अधिकारी मतलब जीएम पकड़ लो, जीएम को पुटअप किया। जीएम तुरंत बोल देगा कोई जरूरत नहीं है, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर अभी यहाँ है। हो सकता है कि मोदी जी जो है वेस्टर्न रेलवे का सबसे ज्यादा भाग गुजरात में है, उसको अहमदाबाद में ट्रांसफर कर देंगे हेडक्वार्टर को, कोई क्वार्टर बनाने की जरूरत नहीं। तो बड़े अधिकारी को हमसे ज्यादा नॉलेज है, उसको ज्यादा पता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा, विजन उसका बहुत बड़ा है। तो उस अधिकारी से सहमति लेने के लिए एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बनाया जाता है। हो सकता है वहीं के वहीं टर्न डाउन हो जाए और आप डिटेल एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया से बच जाए। ये तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट के बाद में डिटेल एस्टीमेट बनता है, और जब डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं तो उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट क्यों बनता है? इसीलिए कि वो प्रशासनिक अनुमोदन मिल जाए कि हाँ भाई आगे बढ़े, तब डिटेल एस्टीमेट बनाया जाएगा। डिटेल एस्टीमेट का मतलब होता है और डिटेल में। मान लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है, उसके अंदर कितना विंडो आएंगी, कितने उसके अंदर जो है पॉइंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक के, कितना क्या होगा, कौन सी टाइल्स लगेगी, वो सब डिटेल हो गया। ये सारी अंदर जो बिल्डिंग बनाने के अंदर और ज्यादा डिटेल, पंखे कितने लगेंगे, एसी कितने लगेंगे, टेबलें कितनी लगेगी, वो डिटेल एस्टीमेट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट तो खाली जो है नाम ऑफ नेम ऑफ वर्क और उसका प्रशासनिक अनुमोदन,
डिटेल एस्टिमेट में डिटेल और उसके बाद में उसका टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। टेक्निकल मतलब जो है अप्रूवल होता है, तकनीकी अनुमोदन। तो जहां पर जो चीज दे रखी है, मैं आपको बात कर रहा था मॉडल एसओपी की। ये मॉडल एसओपी में किसको कितनी पावर है, टेक्निकल सैंक्शन किसको पावर है, डिटेल एस्टीमेट की, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट की किसको पावर है, क्या है, वो सब दे रखी है इसके अंदर। या टेंडरिंग है, मान लीजिए टेंडर है, ओपन टेंडर करना है या कोटेशन पे काम करवाना है या और कोई मेथड है, वो सब पावर दे रखी है। ऑफिसर ने बोल दिया नहीं इसको जो अर्जेंट है इसको कोटेशन पे करना है, आपने बना दिया उसका डिटेल एस्टीमेट और ओपन टेंडर के लिए लिख दिया। नहीं, जो चीज ऑफिसर को पता है उसके लिए अनुमोदन पहले लेना चाहिए, और उसके बाद में वित्तीय सहमति जहां भी आवश्यकता है, फाइनेंस कॉन्फ्रेंस इज नेसेसरी, वहां पे फाइनेंस कॉन्फ्रेंस नेसेसरी लिखा है तो लेना है। हो सकता है फाइनेंस उसके अंदर कुछ और अल्टरनेट बता दे कि ये ऐसा नहीं वैसा कर लो, तो हो सकता है कि ये खर्चा बच जाए। मान लीजिए आपने एक प्रपोजल बनाया कि आपको एक मशीन चाहिए, फाइनेंस, हमारे पास तो सारे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के अंदर वो चीज आई, फाइनेंस वाले ने देखा यार ये चीज तो वहाँ पे एक पड़ी हुई है, वहाँ पे उसका एक प्रपोजल आया था डीए सेट करने के लिए या उसको ट्रांसफर करने के लिए, तो वो फाइनेंस ऑफिसर जो है उसको बोलेगा एग्जीक्यूटिव को कि ये इस डिपार्टमेंट पे यही चीज वहाँ पे पड़ी हुई है और वो उसको ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो क्या होगा, आपके परचेज या खरीद जो है वो उस मशीन की बच जाएगी और उस ऑफिस, दूसरे ऑफिस में जहाँ पे भी पड़ी हुई है वहां से उसको ट्रांसफर करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। फाइनेंस का मतलब होता है कि, कॉन्करेंस का मतलब होता है कि वह वित्तीय दृष्टि से लाभदायक है या नहीं, वित्तीय दृष्टि से वो प्रपोजल या वायबल है या नहीं है। ये वित्त अनुभाग जो होता है हमारे लेखा कार्यालय में, वो इसको देखता है, देखने के बाद में हाँ या ना भरता है, या इसको जो है अल्टरनेट भी बताता है कि आप इसकी जगह ऐसा कर लो तो ये खर्चा इतना हो रहा है, उतना खर्चा इसमें से बच सकता है, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आपको उसका रेल प्रशासन को या रेलवे का पैसा जो है बच जाएगा। रेलवे का पैसा बचाना क्यों है, क्योंकि रेलवे का पैसा जो है वो गरीब आदमियों का है। रेलवे में कौन सफर करता है, गरीब आदमी सफर करता है, बाकी सब लोग तो हवाई जहाज में जाते हैं। तो टैक्स पेयर या पुअर पब्लिक मनी जो है उसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से होना चाहिए, गलत तरीके से उसको पैसे को खर्च न किया जाए। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा, वित्तीय औचित्य के मानक, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी पहले ही दे रखा है कि क्या समय बता रहा है कि इस खर्च को करना चाहिए, समय के अनुसार ये खर्च करना उचित है। तो वहां आपको जो है कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के उद्देश्य से भी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मॉडल एसओपी का सहारा लें कि उसके अंदर क्या किसको कितना पावर दे रखा है, क्या क्या कंप्लाई करना है उसके अंदर, वो भी लिखा हुआ है रिमार्क्स कॉलम के अंदर या फुट नोट के अंदर। उस फुट नोट को भी पढ़ने के बाद में ही जो है प्रपोजल या एस्टीमेट बनाया जाता है। उसके बाद में अकाउंट्स की वेटिंग क्या जरूरत है, वहाँ वेटिंग लेनी पड़ती है, और अकाउंट्स की वेटिंग लेने के बाद में ही वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क ऑर्डर इश्यू किया जाता है, जिससे कि ठेकेदार कार्य कर सके। वर्क ऑर्डर इश्यू करने से पहले या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एलओए इश्यू करने से पहले फाइनेंस कॉन्फ्रेंस जहां आवश्यकता है अगर मॉडल एसओपी में लिखा हुआ है वहां लेनी है। नहीं लिया तो प्रोसीजरल लैप्स हो जाएगा, फिर वापस वही ऑडिट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ऑडिट को रिप्लाई देने पड़ेंगे। अभी ये मॉडल एसओपी जो है इसके अंदर कई सारी बातें और भी लिखी हुई है, जैसे आपका आईटी मैटर्स है या ट्रैक मशीन है, उसके लिए अलग से मतलब जो है सीपीओ जैसे हमारे यहाँ वटवा में खुला है, सेंट्रलाइज पीरियोडिकल ओवरऑलिंग ऑफ ट्रैक मशीन, तो उसके डेलीगेशन, उसके पावर्स जो है वो अलग दे रखे हैं, है ना, डिपार्टमेंट वाइज भी है ये। आप लोगों ने देखी होगी ये मॉडल एसओपी, देखा किसी ने? मान लीजिए आपको हायरिंग ऑफ ट्रक करना है, हायरिंग ऑफ ट्रक, तुरंत इसको देखोगे आप मॉडल एसओपी को, पार्ट ए देखोगे वर्क्स मैटर, फटाक से उसके अंदर जाओगे इंडेक्स के अंदर,
हायरिंग ऑफ वर्क्स कहाँ लिखा हुआ है, हायरिंग ऑफ ट्रक्स या और भी रोड व्हीकल्स कहाँ लिखा हुआ है, खट से देखोगे उसके अंदर, वो पेज खोलोगे तुरंत, उसके अंदर किसको कितनी पावर है वो भी लिखा हुआ है। आप जो है तुरंत उस ऑफिसर को पुटअप कर दोगे, ये ट्रक को हायर करने के लिए इसको इतनी पावर है आपको, और एक ट्रक हायर किया जाना चाहिए, ये मटेरियल वहां से वहां भेजना है। कोई मशीन खरीदनी है मेडिकल डिपार्टमेंट या और आपके सिग्नल को या इंजीनियरिंग को, तो मशीन खरीदने के लिए एमएनपी दे रखा है। ये सारे पावर्स दे रखे हैं। टेंडर का टेंडर नोटिस कौन इश्यू कर सकता है, टेंडर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है, कैश इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपका ऑफिस में आपका कैश इंटरेस्ट है, मान लीजिए 1000 रुपए या 500 रुपए, ये भी आपको 1000 रुपए करने हैं या 2000 करने हैं, आपकी आवश्यकता इतनी है। देन फिर क्या करोगे आप, तुरंत जो है मॉडल एसओपी खोलोगे, पार्ट सी खोलोगे, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि कैश इंटरेस्ट में किसको कितनी पावर है, आप तुरंत जो है उसके पावर के अकॉर्डिंगली प्रपोजल बना करके सैंक्शन लेकर के अप्रूवल लेकर के और वो अकाउंट में भेज दोगे, अकाउंट वाला उसको देखेगा कि आपका एक्सपेंडिचर उतना है कि नहीं है। वास्तव में अगर है तो अकाउंट से उसको वेट कर देगा, और वेट करने के बाद में आपको वापस इशू कर देगा, नहीं है तो आपको मना कर देगा, बोले नहीं इतने ज्यादा है, आपका खर्चा इतना होता ही नहीं है या जो भी है। तो आपको जो है मॉडल एसओपी का सहारा लेकर के ही आगे खर्च करने के लिए बढ़ना चाहिए हर किसी को। अब मान लीजिए एक रिपेयरिंग ऑफ रोड व्हीकल है, असिस्टेंट स्केल ऑफिसर को 10,000 का पावर है। जैसे आप ACST की बनोगे, आपको 10,000 रुपये रोड व्हीकल पे आप खर्च कर सकते हो एट ए टाइम। उससे ज्यादा खर्च करने के लिए फिर आपको सीनियर स्केल ऑफिसर को पास जाना पड़ेगा। ये क्यों बनाया हुआ है, ऐसा क्यों बनाया हुआ है? टू कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर, व्ययों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ऑफिसर को अलग अलग पावर दी रखी है। कोई कोई पावर जो सिर्फ जीएम को है, अरे यार वहाँ जीएम को भेजना पड़ेगा, सोचता है ऑफिसर, अरे यार ये छोड़ो यार, ये खर्चा है यार, छोड़ो यार, बंद कर दो। वहां क्या हो जाएगा, वो खर्चा ड्रॉप हो जाएगा। तो जीएम के पास कौन जाएगा यार, छोड़ो छोड़ो। जीएम को पावर दे रखी है या पीएचओडी को पावर दे रखी है, अरे यार पीएचओडी को 10 सवाल पूछेंगे, छोड़ो यार इसको ऐसा नहीं वैसा कर दो। तो वहाँ कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये पावर इसीलिए बनाई हुई है हर ऑफिसर को अलग अलग पावर, कि किसको कितनी पावर है वो ऑफिसर जो है सोचेगा। ऑफिसर का अंदर ज्यादा दिमाग होता है, बिल्कुल, एम आई राइट ना? ऑफिसर के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वो एकदम फ्रेश रहता है, उसको खाली क्या है ओवरऑल मैनेजमेंट करना है, लेकिन तो उसको ये पता रहता है कि इस खर्च को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो वहाँ डिसीजन मेकर है, निर्णय लेने की क्षमता उसके पास ज्यादा है बनस्पत की एक सुपरवाइजर या उससे निचले लेवल। तो वो निर्णय लेगा कहाँ, ये करें या ना करें, आगे बढ़े या ना बढ़े। इस उद्देश्य से ये मॉडल एसओपी बनाई हुई है। अब जैसे नॉन स्टॉक इंडेंट है, आपको कोई आइटम की जरूरत पड़ेगी, आप फट से देखोगे यार स्टोर मैटर है ये, तो आप एसओपी पार्ट डी खोलोगे, उसके अंदर नॉन स्टॉक इंडेंट का देखोगे, उसके बाद में किसकी साइन चाहिए वो साइन लोगे, और उसके बाद में अप्रूवल लेकर के और वो नॉन स्टॉक इंडेंट जो है स्टोर डिपार्टमेंट को भेज परचेज के लिए। ये सरलता के उद्देश्य से बनाई हुई है, इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉडल एसओपी एक ऐसी शेड्यूल ऑफ पावर्स है जिसके अंदर सब चीज आपको दे रखी है कि खर्च करने का किसको कितनी लिमिट दे रखी है। कई कई जगह सीलिंग लिमिट भी फिक्स कर रखी है, आप एट ए टाइम तो मान लीजिए 2,000 खर्च कर सकते हो, लेकिन सीलिंग लिमिट है आपकी सालाना 15,000 या 20,000। 15,000 या 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी आप 1,500 रुपये के हिसाब से 12 महीने की कर सकते हो। ये सेविंग लिमिट भी कई कई जगह लिखी हुई है कि इतनी सेविंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए मॉडल एसओपी के अंदर। कई कई जगह जो है मॉडल एसओपी के अंदर कुछ एनेक्सर भी दे रखे हैं उसी के अंदर, कि इस एनेक्सर के अंदर ये आपको लिखा हुआ है कि इस एनेक्सर के अकॉर्डिंगली आप खर्च कर सकते हो या खर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है। अभी कुछ वर्क्स कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राजस्व को चार्ज होते हैं, राजस्व को चार्ज करने के लिए मॉडल एसओपी के अंदर प्रावधान है। वैसे वैसे दूसरे खर्च होते हैं जो कैपिटल नेचर के हैं,
तो कैपिटल नेचर के अंदर भी खर्च करने के प्रावधान मॉडल एसओपी में दे रखे हैं। उस मॉडल एसओपी को सहारा लेते हुए आप प्रपोजल बना सकते हैं और प्रपोजल को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ये एक्सपेंडिचर अगर बुक हो गया, आपने अवार्ड कर दिया वर्क को और देन फिर बिल आ गया और बिल पास हो गया, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, ऑडिट ऑब्जेक्शन वाली बात। ऑडिट ऑब्जेक्शन अगर हो गया उसको क्लोज करने में न केवल समय लगता है बल्कि मेहनत भी ज्यादा लगती है। दोनों तरह से बचने के उद्देश्य से मॉडल एसओपी का सहारा लें। आपको जो लास्ट वाली जो है मॉडल एसओपी में सिक्योरिटी मैटर्स है ना, ये सिक्योरिटी मैटर्स वाला ज्यादा काम नहीं आता है। जनरली जो है आपकी मॉडल एसओपी में पार्ट ए और पार्ट सी और पार्ट डी, ये तीन पार्ट ए और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और सी, ए में वर्क्स मैटर और सी में मिसलेनियस मैटर, ये दो ही तरह की मॉडल एसओपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए सी एस टी पर्पज से। इसके अंदर जो दे रखे हैं वो आप इसको पढ़ लीजिए और आप गूगल के ऊपर जाकर के मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर डालेंगे ऑफ इंडियन रेलवेज, तो आपको मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 मिल जाएगी। उसको आप एक बार देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स होते हैं, क्या क्या इसमें फुटनोट्स दे रखे हैं, कौन कौन से इसके अंदर एनेक्सर है। मान लीजिए टेंडर कमेटी बनानी है, किसको कितना पावर है। मान लीजिए आपके पास छुट्टी सैंक्शन करने के लिए आया, आप एसी एसटी हो गए, बन गए, मान लीजिए आपके पास में 25 दिन की छुट्टी सैंक्शन एलएपी सैंक्शन करवाने के लिए आया, या मान लीजिए 2 दिन की सैंक्शन करवाने के लिए आया कोई एम्प्लॉय, तो आप ये बोल सकते हो कि इस मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स एसओपी पार्ट जो एस्टेब्लिशमेंट मैटर है उसके अंदर सैंक्शन करने का पावर सुपरवाइजर को भी दे रखा है, यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी एलएपी सैंक्शन कर सकता है एक सर्टेन लिमिट तक। तो आपको पता होगा कि यार ये तो सुपरवाइजर लेवल पे उससे सैंक्शन करवाना है, सीएल सैंक्शन करवाना है मान लीजिए कोई, या एलएपी सैंक्शन करवाना है, आपको पता होना चाहिए कि सैंक्शन करने का मुझे कितना पावर है या मेरे से बड़े अधिकारी को कितना पावर है। अब तुरंत एस्टेब्लिशमेंट मैटर खोलेंगे और उसमें ऑनरेरियम पेमेंट करना है किसी को, या किसी को जो है टाइम बार टीए है ट्रेवलिंग अलाउंस, समय व्यतीत हो गया उसके बाद 1-2-3 महीने बाद में लेके आया, पावर है या नहीं है कंडोन करने का ट्रेवलिंग अलाउंस को। तो आप मॉडल एसओपी खोलोगे तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट मैटर खोलोगे तो आपको एस्टेब्लिशमेंट मैटर दिखेगा, स्टोर मैटर खोलोगे तो स्टोर मैटर दिखेगा, मिसलेनियस खोलोगे तो मिसलेनियस, और वर्क्स खोलोगे तो वर्क्स मैटर दिखेगा। ये सारे मॉडल एसओपी को आप जो है यूटिलाइज करते हुए रेल प्रशासन पर कार्य कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई मशीन है आपके पास में, मशीन पड़ी हुई है, वो मशीन अभी काम नहीं आ रही, किसी और डिपार्टमेंट या किसी और सिग्नल वर्कशॉप को वो मशीन की आवश्यकता है। मशीन ट्रांसफर करने का पावर किसको है? फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट या फ्रॉम वन रेलवे टू अनदर रेलवे। आप तुरंत खोलोगे इसके अंदर और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मशीन वर्क कर रही है। आप मॉडल एसओपी पार्ट ए खोलेंगे और उसके अंदर पैरा देखेंगे कि उसका पैरा जो है 19 नंबर का पैरा है, सीरियल नंबर, और उसके मॉडल एसओपी पार्ट ए का आइटम नंबर 34 के हिसाब से इसको जो है ये इसको पावर है इस ऑफिसर को। आप उस ऑफिसर के पास में पिकअप कर देंगे कि ये आपकी पावर है, आप इस मशीन को, हमको जरूरत नहीं है, इसको ट्रांसफर करने का अनुमोदन दें। अनुमोदित कर देगा, आपका मशीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चलेगा। तो ये मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर जो है, इसके अलावा डीओपी और होती है, ये होती है नेगेटिव होती है, वो जीएम की, या इतने रुपए तक खर्च नहीं कर सकते आप, वो नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव होती है, शेड्यूल ऑफ पावर्स पॉजिटिव होती है, और जो डीओपी दे रखा है वो नेगेटिव होती है, जीएम ने इश्यू करता है वो नेगेटिव होती है। लेकिन वो आजकल अभी नहीं होती है ये। लेकिन मेन चीज है आपकी मॉडल एसओपी। ये मॉडल एसओपी को अगर आपने एक बार देख लिया, ये देखना इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एलडीसी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। अभी एलडीसी एग्जाम के अंदर मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स एक शॉर्ट नोट्स आ गया, क्या होता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मैं
आप लोग साधु और शैतान फिल्म थी, उसकी स्टोरी लिखो, जो 1965 के आसपास या 64 के आसपास आई थी। तो आप लोग ये हम नहीं लिख पाओगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि आपने वो फिल्म देखी नहीं। और अगर मैं बोलूँ शोले फिल्म की स्टोरी लिख दो, तो आप धड़ाधड़ शोले फिल्म की स्टोरी लिख दोगे, क्योंकि आपने शोले फिल्म देखी नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपने कोई चीज देख रखी है तो आप उसको ज्यादा लिख सकोगे, अच्छी तरह लिख सकोगे। इसलिए आप उसको देखो, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स क्या है, गूगल के ऊपर डाल करके देखोगे तो आप उसको और डिटेल में अपने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकोगे। कोई भी चीज देखिए, देखने के बाद में उसकी व्याख्या अच्छी की जा सकती है, बगैर देखे कोई भी व्याख्या नहीं की जा सकती। खाली आपने पढ़ तो लिया ये होता है, लेकिन उसकी व्याख्या करना है तो आप हो सकता है एक या दो लाइन ज्यादा ज्यादा बगैर देखे, अगर आपने व्याख्या करोगे तो 2 या 3 या 4 लाइन लिखोगे। लेकिन अगर आपने देख रखी है तो आप हो सकता है 6 या 8 या 10 लाइन लिख दोगे उसको। इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है। क्यों? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही है सर। हाँ, तो आप उस चीज को खोल के देखो कि क्या चीज होती है, तब आप इसको ज्यादा अच्छी तरह से आप उस एग्जाम के अंदर लिख पाओगे। आपका अच्छा, एक चीज मेरे से पूछना चाह रहा हूँ, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहेगा या डेस्क्रिप्टिव रहेगा, कैसा रहता है? फ्री तो ऑब्जेक्टिव है सर। ऑब्जेक्टिव है ना? डेस्क्रिप्टिव बिल्कुल नहीं रहता है। डेस्क्रिप्टिव रहता है क्या आपका एग्जाम? यस सर। आवाज नहीं आ रही है। ऑब्जेक्टिव सर, पहला फेज पास कर, पहला एग्जाम पास करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो उसके बाद में सब्जेक्टिव रहेगा। हाँ, तो डेस्क्रिप्टिव बाद में एग्जाम है ना, तो अभी आप पहला एग्जाम पास करोगे तो बाद में डेस्क्रिप्टिव की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ डेस्क्रिप्टिव की जरूरत पड़ेगी वहां अगर आपने कोई चीज देख रखी है तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे उस चीज को। अदरवाइज जो है आप उसके अंदर 2-3 लाइन लिखोगे, सभी जो लोग लिख रहे हैं वही चीज, वही रामायण सभी लिख रहे हैं, समझ रहे हो, और सभी एक जैसा लिखेंगे, तो आप दूसरों से ये, चूंकि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये लिमिटेड सीट होती है, इसलिए इसका नाम लिमिटेड रखा है। और डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव दूसरा है कॉम्पिटिटिव। आप एक ने 6 लाइनें लिखी है और एक ने 2 लाइनें लिखी है, 4 लाइनें लिखी है, तो 6 लाइन वाले ने अच्छी लिखी है ना, तो उसका जो है वो ज्यादा वजन पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप उस चीज को देखें, हर चीज को देखें। देखने के बाद में आपका व्यू और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा, और विजन जब क्लियर हो जाएगा तो आप उस चीज को अच्छी तरह से लिख पाओगे। जहां तक मैं पढ़ने वाली बात बता रहा हूँ, 3 चीज आपको विशेषतः ध्यान रखनी है इसमें। FTR लिख लो आप, FTR, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं। FTR, F का मतलब होता है फेयर काम, साफ सुथरा काम। T का मतलब होता है टाइम के अंदर अंदर लिखा हुआ। आपने ऐसा नहीं कि एक 5 क्वेश्चन आए, 4 कर हो और एक छूट गया। टाइम के अंदर अंदर फेयर काम, टाइम के अंदर काम। और R का मतलब होता है राइट, सही लिखा है। आपको पूछा है सिग्नल के बारे में और आप लिख रहे हो ट्रैक के बारे में, ऐसा नहीं। जो चीज पूछी है उसका सटीक उसी लाइन के अंदर जवाब देना है, उसी चीज का जवाब देना है, आप सटीक जवाब होने चाहिए आप। FTR, फेयर काम, टाइम के अंदर अंदर और राइट। अभी याद करने का भी तरीका बता देता हूं मैं। कई लोग होंगे जो आपके 40 के आसपास या उससे ऊपर 50 के आसपास की उम्र के होंगे, हमारी याददाश्त इतनी नहीं रहती है। याद करने का भी एक तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को। पूरी चीज को 10 बार पढ़ लो आप। राम के बाप का नाम दशरथ था, राम के बाप का नाम दशरथ था, राम के बाप का नाम दशरथ था, तो राम के बाप का नाम दशरथ ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो होगा क्या कि आपको वही चीज आपको वहां दिमाग में आ जाएगी और वो आप वही चीज लिख पाओगे। अगर आपने 10 बार पढ़ी हुई है चीज तो आप उस चीज को अच्छी तरह से व्याख्यान कर सकते हो उसका। नहीं तो आपको क्या होगा कि आप उस टाइम में सोचने लग जाओगे, समय एक तरफ भाग रहा होगा
और आप सोचते सोचते ही जो है आपको याद नहीं आएगा और अंत में क्या होगा, वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ऐसा न हो इसके लिए मैंने आपको बताया कि मतलब याद करने की उद्देश्य से किसी चीज को 10 बार पढ़ लो। 10 बार पढ़ लोगे तो आपको 100% वही है ना, वो कुएं के ऊपर जो रस्सी चलती है पानी के ऊपर, पानी की रस्सी, तो उस पत्थर को भी जो है वो वहां पे धार बना देती है। वैसे ही आपको जो है 10 बार अगर पढ़ा हुआ है ना, तो आपको एकदम माइंड के अंदर वही चीज घुस जाएगी, दिमाग में वही चीज घुस जाएगी। बहुत छोटा टॉपिक था ये, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई और आपका कुछ क्वेश्चन हो या कुछ क्वेरी हो तो आप जो मुझसे पूछ सकते हो, चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में, चाहे ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में। सर ये कनकरेंस और वेटिंग में अंतर बता दीजिए। कॉन्करेंस और वेटिंग, वेटिंग का मतलब होता है जो आंकड़े आपने दिए या जो आपने एग्जीक्यूटिव ने जो पुटअप किया है, हेयरलाइन डिफरेंस है यहाँ पे, सिर्फ बाल के जितना सा डिफरेंस है। जो आपने जो पुटअप किया या जो आपने अकाउंट्स को भेजा, उसके आंकड़े सही नहीं है, सही है या नहीं है, ये डिटेल एस्टिमेट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिटेल एस्टिमेट भेजा, तो आंकड़े हैं उसके अंदर, खर्चा कितना बुक हुआ, मतलब कितना बुक होगा, लेबर कितना कॉस्ट है, उसका क्या वैल्यू है, वो सब चेक करता है, तो वो हो जाता है वेटिंग। और कोई आपने प्रस्ताव भेजा कि ये करना है, हमें ये करना है, वो करना है, तो वो प्रस्ताव के ऊपर कॉन्करेंस सहमति देते हैं। हाँ, इस प्रस्ताव को सहमति दी जाती है। जहाँ प्रस्ताव की बात आती है वहाँ कॉन्फ्रेंस लगता है, जहाँ एस्टिमेट की बात आती है, डिटेल एस्टिमेट वगैरह, वहाँ पर आपका वेटिंग की आवश्यकता होती है, वहाँ वेटिंग होता है। वट एवर द फाइंड्स एंड फैक्ट मेड अवेलेबल टू द अकाउंट्स बाय द एग्जीक्यूटिव is always weighted, whereas the proposals which are prepared by the executive and submitted to accounts for the expenditure is always concurred. ठीक है, समझ में आ गया होगा। और कोई सवाल हो आपको, किसी भी तरह का सवाल हो, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जरूर पूछते हैं आपके हर एग्जाम के अंदर। वित्तीय औचित्य के मानक, वो भी आप याद करके जाएं। ऑडिट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, सर इसके नोट्स मिल सकते हैं? हाँ, इसके नोट्स, किसके नोट्स? ये जो अभी आपने पढ़ाया सर। नहीं, देखो ये चीज ऐसी है कि आप मुझे इसके ऊपर कोई भी नोट्स आपको कहीं भी अवेलेबल, अगर आपको, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसके लिए एक काम कर सकते हो। अकाउंट्स से अगर आपको जानकारी चाहिए, अकाउंट्स की जानकारी या ऑडिट की जानकारी, तो एक किताब आती है बाहरी ब्रदर्स की, नई दिल्ली से पब्लिश होती है ये, बाहरी ब्रदर्स, रेलवे लेखा एवं प्रशासन। हिंदी में भी उपलब्ध है ये, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। रेल लेखा एवं प्रशासन, ये किताब आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, और ये लगभग 1000 रुपये के आसपास की है, 990 रुपये के आसपास की है ये। इस किताब में रेल लेखा और प्रशासन के बारे में सारी बातें लिखी हुई है, अकाउंट्स क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन इतना बड़ा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको अकाउंट से रिलेटेड एक आध या दो क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी आपको आपका सब्जेक्ट लेवल पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप मेन चीजें देखें अकाउंट्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल एस्टीमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, आपका मॉडल एसओपी, ऑडिट ऑब्जेक्शंस, ठीक है। उसके बाद में आपका अच्छा, एक हिंदी का सवाल जरूर आता है ना, वो हिंदी का भी सवाल आप करके जाएं ऑफिशियल लैंग्वेज पे। तो मेन जो अकाउंट्स की है ना, वो यही चीजें हैं, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है दूसरी चीजें। वर्क रजिस्टर है, ये क्या होता है वर्क रजिस्टर, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी इतना नहीं है बड़ा। हाँ, डिमांड्स फॉर ग्रांट, अनुदान की मांगे, ये जरूर आपका इसमें अकाउंट से सवाल आ सकता है।
जैसे मैंने आपको ऑडिट वगैरह ये पढ़ाया ना अभी, इसके अलावा आपको डिमांड्स फॉर ग्रांट, अनुदान की मांगे कौन कौन सी होती है, क्या क्या खर्च होते हैं, राजस्व मांगे कौन कौन सी होती है, कैपिटल मांगे कौन कौन सी होती हैं, फंड कितने तरह के होते हैं, ये मेन मेन चीजें हैं। रेलवे के पास में फंड कितने तरह के होते हैं, एक तो होता है कैपिटल, एक होता है डीआरएफ यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एक होता है डीएफ यानी डेवलपमेंट फंड, एक होता है ओएलडब्ल्यूआर ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू, एक होता है आपका आरआरएसके रेलवे राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा कोष, है ना। ऐसे कई सारे फंड है, आर रेलवे पेंशन फंड, ऐसे कई सारे फंड हैं रेलवे के जिसमें खर्च करती है ये। वो आपको फंड थोड़े बहुत ध्यान में होने चाहिए, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये सब चीजें मिल जाएंगी, आपको किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मेन जो है सब्जेक्ट है वो सिग्नल से रिलेटेड रहेगा, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड रहेगा, अकाउंट से रिलेटेड तो आपको मेन मेन यही देखना है। छोटा मतलब जो है पार्ट रहेगा अकाउंट का, बिल्कुल छोटा पार्ट, थैंक यू सर। है ना। अभी आपके कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो और सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ बोलो। कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कंसर्न टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट ना ओनली ऑब्जेक्टिव में आया तो नहीं, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी फॉर कंसर्न टू ऑब्जेक्टिव बताता हूँ सर मैं आपको। एग्जीक्यूटिव। हेलो, क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन दिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ वो सभी को ध्यान रखना। हाँ, ऑल ऑफ वो सभी को ध्यान रखना है भाई, सीधी सी बात है। मैंने आपको क्या बताया, इट इज ए पुअर पब्लिक मनी, गरीब आदमियों का पैसा है। भारतीय रेलवे कहाँ से चलती है, गरीब आदमियों के पैसे से चलती है ना, और टैक्स पेयर की मनी से चलती है। तो खर्च इस प्रकार से किया जाए जैसा कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य जेब से खर्च करता है। पहला ही नियम है इसका। खर्च करने के लिए अ, अधिकारी को ये देखना है, या रेल प्रशासन या रेल कर्मचारी को ये देखना है कि वो किसी खुद के पर्टिकुलर फायदे के लिए या किसी कम्युनिटी के फायदे के लिए ना हो। ये सब 4 या 5 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि रेलवे का या सरकारी पैसे का उपयोग उस तरह से किया जाए जैसे कि एक सामान्य आदमी अपनी जेब से खर्च करता है। ये सबके लिए लागू होता है। जी जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न हो? आप लोग का एग्जाम कब है ये? 3 अप्रैल है सर, 3 अप्रैल। हाँ, तो बहुत समय है आपके पास में, पूरा मार्च पड़ा हुआ है। आज 1 तारीख है, बहुत समय है। आप इंटरनेट का सहारा जरूर ले इसमें। आपको अकाउंट से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक चीज का देखें, आप अपने मोबाइल पे भी आप देख सकते हो अकाउंट्स का सारा मैटर जो है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सिकंदराबाद में, उन्होंने उपलब्ध करवाया हुआ है सीतारा, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग फॉर रेलवे अकाउंट्स, सीतारा। ये उसने साइड उपलब्ध करा रखी है, ब्लॉग ब्लॉग करके आप डालोगे उसके अंदर, ब्लॉग पोस्ट करके आप डालोगे अपने मोबाइल के ऊपर या अपने कंप्यूटर पे, तो आपको खुल जाएगी वो साइट। उसके अंदर आप क्लिक हियर करोगे तो उसके अंदर वो फिर सारी इन्फॉर्मेशन है, फंड कितने तरह के होते हैं, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे जो है ये आपका वेटिंग और कॉन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें अंदर लिखी हुई। लेकिन आपको उतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, मेन मेन चीजें आपको, फिर भी आप चाहो तो उसको खोल करके मेन मेन चीजें आप उसमें से ले सकते हो। ब्लॉग पोस्ट करके हैं, ब्लॉग पोस्ट ठीक सर। सिकंदराबाद में। ये साइट का नाम क्या है, क्या बोला आपने, आप दोबारा बोलेंगे? ब्लॉग पोस्ट। ये ऐप है क्या सर, ऐप है? हाँ, ये ऐप है क्या? नहीं, ये आप इंटरनेट पे डालोगे ना ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉक BLOC के ब्लॉक है LOG। चलो जी, सीतारा ब्लॉग पोस्ट करके डालो आप, सीतारा। लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं, आपको मेन मेन मैंने क्वेश्चन बताया ना आपको, एक तो राजस्व डिमांड,
देखो आप अकाउंट्स के अंदर ज्यादा घुसोगे तो आप अपना मेन जो है वो छूट जाएगा आपका। एक तो राजस्व डिमांड कौन सी होती है, कैपिटल डिमांड कौन सी होती है, ऑडिट ऑब्जेक्शन कितने तरह के होते हैं, उसका निपटारा कैसे किया जाता है, मॉडल एसओपी क्या है ना, और फिर आपका पावर सर ये मॉडल एसओपी कौन से साइट पे है सर? मॉडल एसओपी आपको ट्रांसफॉर्मेशन सेल, हाँ हाँ उसमें है इसमें सर। ट्रांसफॉर्मेशन सेल। आप उसमें डायरेक्ट डालोगे गूगल के ऊपर तो भी खुल जाएगी, मॉडल शेड्यूल ऑफ नहीं पावर इंडियन रेलवेज। नहीं खुल रहा है सर। व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। अच्छा अच्छा ओके। कौन सा लेटेस्ट 2020? नहीं 2018 में ही निकली, उसके बाद हाँ उसके बाद में करेक्शन स्लिप्स निकली है, काफी सारी करेक्शन स्लिप निकली है, वो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन सेल के अंदर है। मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, आपको रेलवे बोर्ड की साइट पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप जरूर इसमें मेरे को भी पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का अकाउंट्स का। सर एक क्वेश्चन है, बजट रिसीव्ड और 2 to 4 months of the year is known as। हाँ अभी क्या होता है कि देखो हमें बता, मैं आपका एक लाइन से एक शब्द से ही समझ गया मैं। क्या होता है कि जब जिस साल इलेक्शन ईयर होता है, जिस साल इलेक्शन ईयर होता है, जैसे 2014 के बाद 2019 में जब इलेक्शन हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो पूरे साल का बजट पास नहीं कर पाती, तब कुछ माह के लिए रेलवे को धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। वोट ऑन अकाउंट यानी कुछ समय के लिए, हर इलेक्शन ईयर के अंदर होता है, जहाँ पे जब भी इलेक्शन होता है तब पार्लियामेंट फुल फ्लैज में फॉर्म नहीं होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ समय के लिए 2 या 3 या 4 महीने के लिए ज्यादा ज्यादा पैसा उपलब्ध करवाया जाता है, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। जब जैसे ही पार्लियामेंट फुल फ्लैज काम करना चालू कर देती है, फिर पूरे साल का बजट इश्यू किया जाता है। तो वोट ऑन अकाउंट क्या है, 3 या 4 महीने के लिए थोड़ी सी धनराशि उपलब्ध कराना, जब भी इलेक्शन ईयर हो। और कोई क्वेश्चन? अकाउंट या ऑडिट के? कुछ जगह पे मॉडल एसओपी में जैसे परचेज का पावर दे रखा है, जेम के थ्रू पावर परचेज करना है तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके थ्रू परचेज करना है तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी आप पढ़ के जाना, तो अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जेम पे। ये जनरली ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जेम क्या है। नई नई जितनी भी चीजें हैं ना उसको आप विशेषता देखें, जो अभी अभी लेटेस्ट डिजिटलाइजेशन की वजह से अभी अभी बनी है, उन चीजों को विशेषता देखें आप लोग, ठीक है।
ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके भाई। थैंक यू सर। हाँ, क्लास ओवर हो गया क्या? क्लास खत्म हो गई है।